गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के 15वें एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें कि जिससे बेहतरीन वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। यदि आप इस वीडियो का लिंक चाहिए या फिर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन और प्रत्येक वीडियो का वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज का जो एपिसोड है इसके अंतर्गत हम विशेष तौर पर जितनी नदियाँ हैं और उन नदियों पर आधारित जितने डैम हैं उसकी चर्चा विशेष तौर पर की जाएगी, और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्न भी हैं, उनकी भी चर्चाएँ हम लोग कालक्रम में करते रहेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है आप इसे देख सकते हैं। यह प्रश्न खास करके किसी भी नदी पर स्थित जो डैम है उसी से संबंध रखने वाले हैं, और इसी आधार पर हम कई प्रश्न या हम कह सकते हैं कि जितने नदियों पर आधारित डैम हैं उन सभी को बनाने का प्रयास करेंगे कि जिससे एक ही प्रश्न से हम लगभग सभी नदियों पर आधारित जो डैम हैं उन सब के प्रश्नों को हम हल कर ले जाएं। यहाँ पर जो प्रश्न है लिखा है कि एक तरफ नदी है, एक तरफ परियोजना है। अब इधर है कृष्णा नदी, भागीरथी है, गोदावरी है और तापी है। इनका मिलान करना है कि कौन सा डैम किस नदी पर है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो भागीरथी है, भागीरथी और भीलगंगा, क्या भागीरथी और भीलगंगा का जो सहयोग है, यहाँ पर जो डैम है उसका नाम है टिहरी। तो कौन कौन सी नदी है? भागीरथी और भीलगंगा। इसी प्रकार तापी पर हमने डिस्कस किया था कि दो डैम है, एक का नाम है ककड़ापार और एक का नाम है उकाई। और अगर हम बात करें अगर कृष्णा पे, तो कृष्णा पे एक डैम है जिसका नाम है नागार्जुन सागर। गोदावरी पे जो है उसका नाम है पोचमपाद। क्या नाम है? पोचमपाद। इस प्रकार से जो इसका मिलान आप कर सकते हैं, यहां पर हो जाएगा तीसरा, फिर चौथा, फिर आपका दूसरा और पहला, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा पहला। लेकिन इस पर आइए हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि प्रत्येक नदियों पर जो डैम है या फिर उनके कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनको हम क्रम से एक एक करके पढ़ लेते हैं कि जिससे किसी भी नदी पर कोई भी डैम हो या कोई भी सहायक नदी हो तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग बना ले जाएं। यहाँ पर जो सबसे पहला हम देख रहे हैं यह नदी है गोदावरी। अगर हम गोदावरी के विषय में बात करें तो गोदावरी नदी जहाँ से निकलती है उसका नाम है त्रियंबक का पठार, और ये कहाँ पर है? तो नासिक में है। कहाँ पर है? नासिक में है। यहाँ से निकलती है। और ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। ये क्लियर रखिएगा, कहाँ पर है यह? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के ही स्थान से यह निकलती है। और यह नदी देखा जाए पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी पूरी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, कुछ नदियां हैं कि जो इसके दाहिने की हैं, कुछ नदियां हैं जो इसके लेफ्ट की हैं। तो इधर की जो नदियां हैं इनको हम कहते हैं राइट हैंड की है। राइट नहीं, ये बल्कि लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर का लेफ्ट होगा और नीचे का क्या हो जाएगा? राइट। तो इधर की नदियां सब राइट की हैं और इधर की नदियां सब लेफ्ट की हैं। कौन कौन सी हैं? तो इसमें देख रहे हैं वेनगंगा है, वर्धा है, पेनगंगा, और ये तीनों नदियां मिल करके जिस नदी का निर्माण करती हैं उसका नाम है प्राणहिता। तो वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता ये गोदावरी की सहायक हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो इंद्रावती भी है, सबरी भी है, सिलेरू है। चाहे वेनगंगा हो, वर्धा हो, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, ये सब नदियाँ गोदावरी की सहायक हैं, वो भी लेफ्ट हैंड की। इसी प्रकार अगर हम राइट हैंड की बात करें तो यहाँ पर एक नदी जिसका नाम है मंजरा। अगर इस पर हम डैम की बात करें तो आप देख सकते हैं जो सिलेरू नदी है, सिलेरू नदी पर जो सेतु है उसका नाम है गुरुप्रिया सेतु। यह हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। और यहीं पर एक रिजर्वायर है जिसका नाम है बालीमेला रिजर्वायर। ये उड़ीसा में है, इसको एकदम क्लियर कट याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि गोदावरी नदी पर यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है रामगुंडम डैम। क्या नाम है? रामगुंडम है। और पीछे आते हैं तो यहाँ पर मिलता है दमगुंडेन। तो रामगुंडम, दमगुंडेन, फिर यहाँ पर देखते हैं तो है पोचमपाद। क्या है? पोचमपाद। और पोचमपाद का ही दूसरा नाम है श्री राम सागर। क्या नाम है? श्री राम सागर। और ये कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। एक क्लियर रखिएगा, ये तेलंगाना में है। कौन? पोचमपाद, या उसी का नाम है श्री राम सागर। जबकि दमगुंडेन, रामगुंडम, ये सब कहाँ पे हैं? तो ये सब आंध्र प्रदेश में है। बाली मेला या गुरुप्रिया सेतु कहाँ पर है? उड़ीसा में है।
सबरी भी देख रहे हैं, फिर इंद्रावती। इंद्रावती पर देखिए दो डैम है, एक का नाम है इंद्रावती डैम, एक का नाम है चित्रकूट जलप्रपात। तो यहाँ पर जो चित्रकूट जलप्रपात है इसके विषय में आप देख सकते हैं कि जो चित्रकूट जलप्रपात है इसी को भारत का नियाग्रा कहते हैं। ये कहाँ पर है? तो जगदलपुर, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ में है। ये भी क्लियर रखिएगा। और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। जबकि उस तरह से आप चित्रकूट की बात करते हैं तो चित्रकूट आप देखते हैं या उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है, लेकिन चित्रकूट जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निजाम सागर है। निजाम सागर भी एक आपका जलप्रपात है जो किस नदी पर है? ये निजाम सागर आपका मंजरा नदी पर है। किस पर है? मंजरा पर है निजाम सागर। तो इस प्रकार से यह गोदावरी नदी है और गोदावरी नदी की यह सहायक नदियां हैं तथा इस पर स्थित जितने डैम हैं उनकी यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं। इसके पश्चात अगर हम अगली नदी की बात करें तो अगली नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं किचड़ा नदी है। कौन सी है? किचड़ा नदी है। अगर हम बात करें किचड़ा नदी कहाँ से निकलती है तो किचड़ा नदी जिस स्थान से निकलती है उसका नाम है महाबलेश्वर। क्या नाम है? महाबलेश्वर से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है यह 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो जो लेफ्ट की सहायक है और जो राइट की हैं, लेफ्ट में कौन कौन सी हैं? पावना है, कोयना है, सीना है, भीमा है और मूसी है। तथा राइट की कौन कौन सी हैं? घाट प्रभा है, माल प्रभा है, तुंगभद्रा है और हैगरी है। इसी में जो मूसी नदी है, इसी मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है जो तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी है। और जबकि यहाँ पर अगर कोस्ट पर देखें तो यहाँ पर अमरावती नगर है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब नवनिर्मित बनी है। और फिर अगर हम बात करें तो एक अमरावती नदी आपको आगे मिलेगी। तो अमरावती नदी दूसरी है और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यह है अमरावती जो आंध्र प्रदेश की नवनिर्मित राजधानी है। इस पर जो डैम है, एक डैम है श्रीशैलम। आप प्रश्न में देखिए, प्रश्न भी था। श्रीशैलम है, नागार्जुन सागर है। तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, श्रीशैलम भी कृष्णा नदी पर है। दूसरा यहाँ पर तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा भी किस पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर है। फिर यहाँ पर एक काफ़ी चर्चा में रहने वाला डैम है जिसका नाम है अलमट्टी डैम। तो अलमट्टी डैम भी इसी पर है और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से कृष्णा नदी पर उपस्थित जितने भी डैम हैं यानी कि जो सहायक नदियाँ हैं उसके विषय में यहाँ पर चर्चा कंप्लीट की गई है। इसको आप मेमोराइज करिएगा, याद करिएगा, जिससे आप किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। इसी प्रकार अगली नदी को हम देखते हैं। अगली नदी यहाँ पर जो है उसका नाम है महानदी। लेकिन साथ में यहाँ पर हम तापी नदी को भी डिस्क्राइब कर दिए हैं कि तापी नदी के दो डैम हैं। एक का नाम है ककड़ापार, एक का नाम उकाई है। और ये दोनों कहाँ पर हैं? तो दोनों गुजरात में। ध्यान रखिएगा, दोनों कहाँ पर हैं? गुजरात में। कंप्लीट ध्यान रखिएगा। लेकिन तट किस तरफ है? ककड़ापार। और तट से थोड़ा दूर है उकाई। अगर हम महानदी की बात करें तो महानदी जहाँ से निकलती है अगर उसकी बात करें तो यहाँ अमरकंटक पहाड़ी है। अमरकंटक किसका पार्ट है? तो सतपुड़ा। सतपुड़ा का विस्तार 3 राज्यों में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। गुजरात में जो है उसका नाम है राजपीपला। मध्य प्रदेश में जो है उसका नाम है महादेव। और जो छत्तीसगढ़ में उसका नाम है मैकाल। और मैकाल की ही सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक के सिहावा पहाड़ी जो धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ से निकलती है महानदी। इसी अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक सोन है और एक नर्मदा है। तो ये भी आप क्लियर रखिएगा। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं अगर हम बात करें इसके लेफ्ट की और राइट की, तो लेफ्ट की जो है उसमें है सियोनाथ, हंसदो, मंड, आईवी। क्या नाम है? सियोनाथ, हंसदो, मंड, आईवी। फिर अगर नीचे से बात करें तो ओंग, तेल, चौंक, प्राची। फिर अगर इस पे हम डैम की बात करें तो यहाँ पर नारच डैम है। क्या है? नारच बांध है। ये कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। इसके पश्चात दूसरे की बात करें तो यहाँ पर हीराकुंड बांध है, संबलपुर उड़ीसा में है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है अमृतधारा जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो हंसदो नदी पर है। किस पर है? हंसदो पर। तो इस प्रकार से यह महानदी के विषय में है कि महानदी निकलती कहाँ से है, महानदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, लेफ्ट की, राइट की कौन सी हैं, या इस पर कौन कौन से डैम हैं, यह आपको क्लियर याद रखना है। और हीराकुंड के विषय में इतना जानकारी रखिएगा कि हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। यह भी क्लियर रखिएगा। जिस प्रकार से टिहरी सबसे ऊंचा है उसी प्रकार से हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। अगले प्रश्न मतलब अगली नदी पर चलते हैं। अगली नदी आप देखिए यहाँ पर दामोदर है। और दामोदर के विषय में अगर बताया जाए तो यह हुगली की सहायक है। किसकी सहायक है? हुगली की सहायक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है ये भी क्लियर रखिएगा। एक है छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर के पठार का 3 पार्ट करते हैं। एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग राजमहल। क्या है? राजमहल। एक है हजारीबाग और एक है
रांची का पठार। क्या नाम है? रांची का पठार। तो जो रांची का पठार और हजारीबाग है, इसी के मध्य में, क्या इसी के मध्य में रांची के पठार पर ही एक स्थान है जिसका नाम है बालू मठ। क्या नाम है? बालू मठ। ये कहां पर है? झारखंड में। तो बालू मठ से निकलता है जो रांची के पठार का भाग है, और यह नदी दामोदर नदी आगे चल करके दो मतलब हजारीबाग और रांची के पठार के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती, ये भी क्लियर रखिएगा। यही दामोदर नदी है जो हजारीबाग और रांची के पठार के मध्य की प्राकृतिक सीमा बनाती है। और अगर हम बात करें हजारीबाग की जो सबसे ऊंची चोटी थी उसका नाम था पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ, जिसकी चर्चा अतीत में की जा चुकी है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो एक सहायक नदी जिसका नाम है, यहां पर आप देख सकते हैं, बराकर नदी है। क्या नाम है? बराकर। बराक नदी की हम बात नहीं कर रहे हैं। बराक नदी की अगर बात करें तो वह तो मेघालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेघालय नहीं, बल्कि वह नागालैंड से निकलती है, नागा पहाड़ी से। लेकिन यह जो नदी है इसका नाम है बराकर। तो बराकर ध्यान रखिएगा, यह दामोदर की सहायक है। और दूसरी जो सहायक है उसका नाम है कोनार नदी। तो दो सहायक नदियां हैं, एक का नाम कोनार, एक का नाम बराकर। बराकर पर दो डैम है, एक का नाम है तिलैया, एक का नाम है मैथुन। एक का नाम तिलैया है, एक का नाम मैथुन है। तिलैया भी झारखंड में है, मैथुन भी झारखंड में है। अगर इस पे हम बात करें कि जो कोनार नदी है, कोनार नदी पर भी एक डैम है जिसका नाम है कोनार डैम। अगर हम दामोदर पे बात करें तो दामोदर पर दो डैम है, एक का नाम पंचेत है और एक का नाम है दुर्गा बैराज। तो दुर्गा बैराज वेस्ट बंगाल में है और पंचेत कहाँ पर है? तो झारखंड में है। यही दामोदर नदी जाके कहाँ पे मिलती है? हुगली में मिलती है। ये क्लियर रखिएगा। और दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह जिस क्षेत्र से गुजरती है वहाँ पर कोयले की बहुत सारी खदानें हैं, यहाँ पर जूट की कृषि की जाती है, कपड़ा का उद्योग है, तो बहुत सारे यहाँ से अपशिष्ट मटेरियल निकलते हैं, जिसके कारण यह जैविक मरुस्थल के रूप में जानी जाती है। तो यह दामोदर नदी से संबंधित सहायक नदियां हैं और उस पर स्थित डैम है। इसी प्रकार अगली नदी की बात करते हैं तो अगली नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं कावेरी है। कावेरी की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कर्नाटका में। इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक है हेमवती, एक है सिमसा। फिर यहाँ पर आप नीचे से बात करें तो यहाँ पर काबनी है, भवानी है, नोइल है और अमरावती है। ये ध्यान रखिएगा, हम अभी बात कर रहे थे कि एक अमरावती है जो आंध्र प्रदेश की नवनिर्मित राजधानी बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर अमरावती एक सहायक नदी है। किसकी? तो कावेरी की। अगर हम बात करें इस पर कौन कौन से डैम हैं, एक का नाम है मेट्टूर डैम है और एक का नाम है होगेनाका। क्या नाम है? होगेनाका। तो मेट्टूर आपका जो बांध है ये तमिलनाडु में है। जो होगेनाका जलप्रपात है ये कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है। लेकिन इसी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम, जिसके विषय में हम लोग अतीत में जानकारी रख चुके हैं कि शिव समुद्रम भारत का सर्वाधिक ज़्यादा आयतन वाला जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो यह नदी आपकी है कावेरी नदी। लेकिन ध्यान रखिएगा किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। इस पर हम लोग चर्चा अतीत में किए हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार हम अगले नदी पर चलते हैं। तो अगली जो नदी है वह है चंबल। चंबल नदी किसकी सहायक है? तो ध्यान रखिएगा यमुना की सहायक है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इसके विषय में भी अतीत में चर्चा हुई है। फिर भी जो विंध्याचल की पहाड़ी है, इस प्रकार से जो विंध्याचल की पहाड़ी है, इसी विंध्याचल की पहाड़ी के एक सेक्शन है जहां पर है जनापाव की पहाड़ी। क्या नाम है? जनापाव की पहाड़ी। तो जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। ये जनापाव की पहाड़ी है कहां पर? तो मऊ कैंट एमपी में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है मऊ कैंट। और वहीं से निकलती है, यहाँ पर अंबेडकर जी का जन्मस्थली है। तो यहाँ से चंबल नदी निकलती है। और इस चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिस पर है काली सिंध है, सिप्ता है, पार्वती है और खारी है। तो काली सिंध से याद आया कि एक और नदी है सिंध, जो यमुना की डायरेक्ट सहायक है। जो सिंध है यह निकलती है विदिशा से। जो काली सिंध है ये निकलती है बागली दीवास से। और दोनों स्थान कहाँ पर हैं? तो ये जो पूरा क्षेत्र इसको कहते हैं मालवा का पठार है। क्या है? तो मालवा के पठार से, मालवा का पठार है और मालवा के पठार से ही यह भी निकलती है और ये भी निकलती है। क्लियर रखिएगा। तो मालवा के पठार से ही निकलती है और विदिशा भी एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। और कौन कौन से हैं? तो सिप्ता है, पार्वती है, खारी है और इधर से एक सहायक नदी जिसका नाम बनास है। क्या नाम है? बनास। बनास कहाँ से निकलती है? अगर इसके विषय में बात किया जाए तो अरावली पर्वत जो है, ये जो आप अरावली देख रहे हैं, इसी अरावली की एक पहाड़ी है जिसका नाम माउंट आबू। तो माउंट आबू का गुरु शिखर जो है वहीं से निकलती है बनास नदी। गुरु शिखर से दो नदी निकलती है, एक का नाम है पश्चिमी बनास, एक का नाम बनास। पश्चिमी बनास जो है वह लूनी की है, जबकि बनास किसकी है? तो इस चंबल की सहायक है। इस पे जो बांध है अगर उसके हम विषय में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा सागर बांध है। और एक आप यहाँ पर गंगा सागर देख सकते हैं। यहाँ पर गंगा सागर, यहाँ पे भी गंगा सागर है। लोग यहाँ पर जाते हैं धपाप करने। क्या करने जाते हैं? धपाप।
अर्थात एक प्रकार से यहाँ पर स्नान होता है एक तीर्थ स्थलों में, उसके लिए लोग जाते हैं गंगा सागर। लेकिन एक गंगा सागर आपका मध्य प्रदेश में है जो चंबल नदी पर स्थित है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो गांधी सागर है, ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध, ये भी कहाँ पे है, यह भी राजस्थान में है। चूंकि यह नदी देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए फिर आ जाती है यूपी की तरफ। इस प्रकार से आप इस मैप को भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे निकलती है तो आगे इस पर एक डैम है जिसका नाम है जवाहर सागर, ये भी राजस्थान में है। और इसी पर एक और डैम है जिसका नाम है टूलिया जलप्रपात। क्या नाम है, टूलिया जलप्रपात, इसे भी आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो हाँ ठीक है, बाकी बातें तो हो चुकी हैं। अब अगले नदी पर हम चर्चा करते हैं। अगली जो नदी है उसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है, यमुना नदी। वैसे तो चर्चा हम यमुना के साथ साथ यहाँ पर एक नदी की और करने जा रहे हैं, वो है बेतवा नदी। क्या है, बेतवा। तो पहले बेतवा की चर्चा करते हैं। बेतवा नदी जो है यह भी यमुना की सहायक ही है और इस पर दो डैम है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे बेतवा नदी निकलती कहाँ से है, तो बेतवा नदी रायसेन जिले से निकलती है। कहाँ पर है, एमपी में है, यहाँ से निकलती है। इस पर दो डैम है, एक का नाम राजघाट है जिसको रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं और ये यूपी में है। कहाँ पर है, यूपी में। तो राजघाट को ही रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, कहाँ पर है, यूपी में है। दूसरा है माता टीला, ये भी कहाँ पर है, यूपी में है। यमुना के विषय में अगर हम और जानकारी दें तो यमुना की सहायक नदियाँ जो हैं उसमें चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। केन जो है, केन पर भी एक जलप्रपात है जिसका नाम है रानेश जलप्रपात, इसे भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है, छतरपुर मध्य प्रदेश में है। तो छतरपुर मध्य प्रदेश में रानेश जलप्रपात है जो केन नदी पर है। केन किसकी सहायक है, तो चंबल की सहायक है। अगर हम बात करें तो इसी यमुना नदी पर एक रेणुका जी बांध परियोजना है, ये आप क्लियर रखिएगा। रेणुका जी जो बांध परियोजना है यह 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसका संबंध पूरी तरीके से यमुना नदी पर है। इसमें 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है और राजस्थान है। इन 6 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है, अर्थात इसके माध्यम से 6 राज्यों को लाभ होने वाला है। इसके अंतर्गत 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। कितनी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो 3 हैं। एक का नाम है रेणुका जी, एक का नाम है लखवार और एक का नाम है किसायु। अगर हम रेणुका जी की बात करें तो रेणुका जी जिस पे है उसका नाम है गिरि नदी। किस पर है, रेणुका जी जो है यह गिरि नदी पर स्थित है, एक क्लियर रखिएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें यमुना पे तो यमुना पे जो है उसका नाम है लखवार। क्या नाम है, लखवार। अगर हम किसाऊ की बात करें तो किसायु किस पर है, तो टोंस नदी पर जो यमुना की क्या है, सहायक है। यमुना की सहायक टोंस पर जो है किसायु है। यमुना के ही सहायक जो है गिरि, उस पर रेणुका जी है। जबकि यमुना पे स्वयं कौन है, तो लखवार डैम है। इसके बारे में एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा वांछनीय है पूछे जाने की। इसके साथ अब हम अगले नदी पर देखते हैं। यहाँ पर एक नदी और है जिसकी हम चर्चा करने चल रहे हैं, यह नदी है सोन। अगर हम सोन के विषय में चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा यह जो सोन नदी है यह भी गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। ये कहाँ से निकलती है, तो इसके विषय में भी जानकारी आपको अतीत में दिए थे। अमरकंटक की जो पहाड़ी है और शेषा कुंड से कहाँ पर है, तो शहडोल जिला मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, शहडोल जिला मध्य प्रदेश में है। और इसी की एक सहायक नदी जिसका नाम है रिहंद। क्या नाम है, रिहंद। और इसी रिहंद पर एक बांध है जिसका नाम है रिहंद बांध। क्या नाम है, रिहंद बांध। इसी रिहंद बांध को एक नाम और दिया जाता है जिसको कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अगर हम और बात करें तो इसी सोन नदी पर एक और डैम है जिसका नाम है मंडल डैम। क्या नाम है, मंडल डैम है। लेकिन सोन की सहायक नदी है जिसका नाम है नॉर्थ कोयल रिजर्वायर। क्या नाम है, नॉर्थ कोयल रिजर्वायर। इसी नॉर्थ कोयल रिजर्वायर पर स्थित है मंडल डैम और ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो इसका संबंध किससे है, सोन नदी से, एक क्लियर रखिएगा। क्योंकि एक और इसी प्रकार की कोयल नदी है जिसका नाम है साउथ कोयल। क्या नाम है, साउथ कोयल। लेकिन साउथ कोयल जो है यह किसकी सहायक है, तो ब्राह्मणी की सहायक है। किसकी सहायक है, ब्राह्मणी की सहायक है। आप जब इधर से चलते हैं इस प्रकार से क्रम से तो यहाँ पर कई नदियाँ आपको मिलती हैं। यहाँ पर सुवर्ण रेखा है, पैतनडी है, ब्राह्मणी है, ऐसे है ना। फिर यहाँ पर महानदी है। तो इसी क्रम में यहाँ पर जो मिलती है नदी उसका नाम है ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की ही सहायक कौन है, साउथ कोयल। तो साउथ कोयल ब्राह्मणी की सहायक है जबकि नॉर्थ कोयल सोन का पार्ट है और इसी पर है मंडल डैम है। कौन है, मंडल डैम है, एक क्लियर रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत से याद आया कि एक गोविंद सागर झील है जो सतलज नदी पर है और इसी से निकलता है आपका भाखड़ा नांगल बांध निकलता है। ये भी क्लियर याद होगा, इस पर भी अतीत में चर्चा हो चुकी है। साथ में एक गोविंद सागर बांध भी है जो शहजाद नदी पर है और कहाँ पर है, या ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। यह एक नहर परियोजना है। तो इतने सारे तथ्य थे जो कहीं ना कहीं नदियों पर आधारित थे और इनको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। अगर अब हम
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है शिलांग का पठार मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है बादलों का घर। यह नाम निम्नलिखित में से किसने दिया है? यह पूरी तरीके से फैक्चुअल है और इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा खूब होती है तो इसलिए मेघालय का पठार कहते हैं, बादलों का घर कहते हैं। और यह कहने का जो अधिकार है किसको, मतलब अधिकार क्या कहें या मतलब जिसने दिया है नाम, उनका नाम है एस पी चटर्जी। किन्होंने दिया है नाम? तो एस पी चटर्जी ने यह नाम दिया है किसको? तो मेघालय को, शिलांग के पठार को, या बादलों का घर, इसका नाम दिया गया है। फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पुनः हमको मिलान करना है। क्या मिलान करना है? एक तरफ नदी है, एक तरफ परियोजनाएं हैं, तो इसीलिए हमने अतीत में पूरी डिस्कशन कर दिया है, उसी को अब यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि लिखा है महानदी, महानदी पे कौन सा संबंध है? सतलज पे कौन है? कावेरी पे कौन है? तापी की पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सतलज पर कौन है इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इस पर है भाखड़ा। क्या नाम है? भाखड़ा नंगल। सतलज और ब्यास नदी के संयुक्त पर भाखड़ा नंगल पाया जाता है। और अगर हम हीरा कुंड की बात करें तो हीरा कुंड जो बांध है यहाँ पर आप देख सकते हैं महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर। ठीक। फिर हम अगर कावेरी की बात करें तो कावेरी पे आपका गांधी सागर है। क्या नाम है? गांधी सागर है। और अगर हम बात करें तापी पे, तो तापी पे कौन है? तो तापी पे है ककड़ा पार। क्या नाम है? ककड़ा पार और उकाई, दो यहाँ पर है। ककड़ा पार और उकाई, एक किस पर है? तो यह तापी पे है। तो गांधीनगर के विषय में आप ध्यान रखिएगा, यह कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर है। इसमें एकदम आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। क्या हो जाएगा? 2, 1, 3 और 4, अर्थात पी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आप पीछे के स्लाइड के आधार पर इसको देखिएगा, 100% सभी प्रश्नों का जवाब आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। क्या लिखा है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण बताया गया है, और इसका चयन करना है। लेटराइट मृदाएं केरल में सुविकसित हैं। और फिर लिखा है मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोनों बातें पूरी तरीके से सही हैं, क्योंकि लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? लेटराइट का विकास वहीं पर होता है जहाँ पर टेम्परेचर अर्थात तापमान अधिक हो प्लस वर्षा अधिक हो। तो जहाँ पर तापमान और वर्षा अधिक होती है वहीं पर पाई जाती है लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा केरल में ज़्यादा है, क्योंकि केरल का तापमान भी अधिक है और वर्षा भी अधिक है। और इसके पीछे जो कारण है टेम्परेचर अधिक होने के पीछे, तो क्योंकि यह विषुवत रेखा के समीप है इसलिए यहाँ का टेम्परेचर अधिक है। अगर हम वर्षा की बात करें, भारी वर्षा क्यों होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले यहीं पर आता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से इसमें लेटराइट, लेटराइट को ही एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं मखरला। क्या कहते हैं? मखरला। तो लेटराइट या मखरला मृदा का केंद्रीयकरण अधिकतम होता है। यह मृदा कहाँ पाई जाती है? तो भाई जाहिर सी बात है, अगर इसकी हम बात करें तो गुजरात में यह मृदा पाई नहीं जाएगी, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर भी चाहिए और साथ में वर्षा भी खूब चाहिए। जम्मू कश्मीर में यह होगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी उतना नहीं है। तो यह ज़्यादातर जो लेटराइट प्रकार की सॉयल पाई जाती है, अगर इसके विषय में हम बात करें तो यह ज़्यादातर आपकी कहाँ पाई जाएगी? तो इसी उड़ीसा में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? उड़ीसा में पाई जाएगी। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। कहाँ पाई जाएगी? उड़ीसा में पाई जाएगी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो घास पात से ढकने वाली जो मिट्टी है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर काली मिट्टी को हम कहते हैं। किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। और यह एक प्रकार से जो चेरनोजम है, क्या है? चेरनोजम, जिसके विषय में हम अतीत में डिस्कशन कर चुके हैं। चेरनोजम क्या है? चेरनोजम। और ये जो चेरनोजम है यह स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की मृदा है, जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं विकसित होती है। इसकी मृदा प्रतिच्छेदिका सबसे मोटी होती है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर चूंकि पोषक तत्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूमस पर्याप्त है, ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा है, और ह्यूमस की अधिकता के कारण यहाँ पर घास फास खूब उगी रहती है।
तो इसलिए इस मिट्टी को स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह भारत के दृष्टिकोण से काली मिट्टी है, तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसी को चेरनोजम के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं, जो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की प्रमुख वनस्पति है। और स्टेपी क्या है? यह एक प्रकार से घास का मैदान है। तो जब घास का मैदान है तो घास का यहाँ पर हम कह सकते हैं विघटन बहुत शीघ्रता से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ह्यूमस खूब होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी बेहतर है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? अगर हम दामोदर घाटी के विषय में बात करें, यह जो दामोदर नदी है, जिसका विकास कहाँ से हुआ है या निकास कहाँ से हुआ है या जाके कहाँ मिलती है? तो जा करके हुगली में मिलती है। निकलती कहाँ से है? तो यह रांची के पठार से निकलती है, बालूमठ से निकलती है। और अगर हम बात करें इस पर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो अभी इस पर चर्चा हो चुकी है। इस पर तिलैया है, तिलैया और मैथुन बांध है, जो बराकर नदी पर है, कोनार है, सब चर्चाएं हम लोग किए हैं। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सा है या क्या पूछा है? हिस्सा नहीं है। क्या बताना? नहीं है, ये बताना है आपको। तो पश्चिम बंगाल का डेल्टा स्वाभाविक तौर पर इसमें रहेगा, ये है ही है। पद्मा नदी का डेल्टा कदापि नहीं, क्योंकि पद्मा नदी, ये जब नदी जो गंगा है, ये जब आगे बढ़ती है और इसमें आके ब्रह्मपुत्रा मिलती है, तो जाकर के यह मेघना के नाम पर यहाँ पर बांग्लादेश में जो डेल्टा बनाती है, उसको हम कहते हैं क्या? पद्मा का डेल्टा। तो पद्मा का डेल्टा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है, बांग्लादेश के तट पर है, जबकि भारत के तट पर जो है यह हुगली का डेल्टा है या गंगा का डेल्टा है, इसे हम कह सकते हैं। तो यह पार्ट नहीं है। बाकी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, यह भी सही है। पलामू का पठार है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही नहीं है या हिस्सा नहीं है, तो पद्मा नदी का क्षेत्र इसका हिस्सा नहीं है, शेष सभी इसी का हिस्सा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है। लोनी मिट्टी किसका परिणाम होती है? वैसे हम लोग मृदा पर एक स्पेशल वीडियो अलग से देखेंगे, जिसमें पूरी मृदा के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे कि मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है, मृदा की प्रतिच्छेदिका कैसी होती है, मृदा का पूरे विश्व में किस प्रकार से वितरण है, उन सब तथ्यों पर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी तो प्रश्नों को देख रहे हैं, क्योंकि आज हमने नदी के बारे में देखा है। इसी प्रकार एक वीडियो में हम हिमालय के बारे में देख लेंगे, दक्षिण भारत के पहाड़ियों को भी देख लेंगे, और इसी क्रम में हम लोग मिट्टी को भी देख लेंगे। तो लोनी मिट्टी किसका परिणाम है, इसके विषय में अगर बात किया जाए, तो लोनी मिट्टी जो है, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह आपका जहाँ का कह सकते हैं वाष्पीकरण, क्या जहाँ का वाष्पीकरण अधिक होता है, उच्च दर का वाष्पीकरण हो, और मिट्टी बहुत थोड़ा क्या हो, निछालन, क्या है, मिट्टी का बहुत थोड़ा निछालन हो। निछालन का तात्पर्य होता है लीचिंग, क्या? लीचिंग। और इसी लीचिंग के प्रोसेस से ही जो मिट्टी बनती है उसका नाम होता है लैटेराइट। क्या नाम होता है? लैटेराइट। तो यहाँ पर निछालन कम है लेकिन वाष्पीकरण अधिक है, तो इसके परिणाम स्वरूप जिस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं लोनी मिट्टी। क्या कहते हैं? लोनी मिट्टी। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है, आप देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। भारत में मिट्टी अपरदन समस्या संबंधित है। जो भारत में मिट्टी का अपरदन होता है, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो क्या अत्यधिक कृषि से मृदा का अपरदन होता है? कदापि नहीं होता है। अत्यधिक खेती करने से मृदा का अपरदन नहीं होता है, बल्कि अगर आप उस प्रकार से खेत को छोड़ देंगे तो अपरदन होता है। निर्वनीकरण से, हाँ ये बात तो तय है कि निर्वनीकरण से अपरदन होता है। क्या? निर्वनीकरण से अपरदन होता है, क्योंकि जब वृक्ष कट जाएंगे तो वृक्ष की जड़ें ही मिट्टियों को बांध के रखती हैं, और वृक्ष की जो कैनोपाई होती है, अगर इस प्रकार से कोई वृक्ष है और यह कैनोपाई है तो यह मिट्टी को बांध के रखता है, और यह जो है यह वर्षा के जल को प्रत्यक्ष गिरने से रोकता है। तो इस प्रकार से वृक्ष जो है अगर कट जाएगा तो इससे मृदा का अपरदन बढ़ जाता है। और यदि आप चराई कर देते हैं, अत्यधिक चारागाह कर देते हैं, तो इससे जो भी इस पे घास फूस मैदान पे उगे हैं, इनका जब हट जाएगा तो मृदा का कटाव ज़्यादा हो जाता है। तो मृदा के कटाव में अत्यधिक चराई भी उत्तरदायी है, निर्वनीकरण भी उत्तरदायी है, लेकिन अत्यधिक कृषि उत्तरदायी नहीं है। और अत्यधिक वर्षा, हाँ ये बात तय है कि अत्यधिक वर्षा से भी हम कह सकते हैं कि अत्यधिक यहाँ पर हो सकता है, लेकिन फिर भी जो सबसे बेहतर विकल्प है वो क्या है? वह आपका डी है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इसी के कारण ज़्यादातर मिट्टी का अपरदन होता है। क्योंकि अत्यधिक वर्षा होने के बावजूद भी मिट्टी का कटाव नहीं होता है, यदि वहाँ पर वृक्ष हमारे हैं,
या प्रॉपर वहाँ पर व्यवस्थित कृषि की जाती है वैज्ञानिक तरीके से, तो मृदा का कटाव नहीं होता है। तो इसलिए हम वर्षा को उतना उत्तरदायी नहीं मानते हैं जितना हम उत्तरदायी निर्वनीकरण और अत्यधिक चराई को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अपर्दन से संबंधित जो सबसे प्रमुख समस्या उसी के बारे में बताना है। तो भारत में अपर्दन के लिए यही दो कारण मूल रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है। यहाँ पर लिखा है वर्तमान समय में केरल रबड़ उत्पादन में अग्रणीय राज्य है और रबड़ वृक्षारोपण मुख्य रूप से केंद्रीभूत है। अर्थात रबड़ यह कह सकते हैं कि केरल के भी किस जिले में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है, इसके विषय में पूछ रहा है। तो वहां पर जो है उसका नाम है कोट्टायम। क्या नाम है? कोट्टायम और क्विलोन। कोट्टायम और क्विलोन में सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है। यह केरल के दो जिले हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोझिकोड है। क्या है? कोझिकोड है। और एर्डाकुलम है। क्या है? एर्डाकुलम है। एर्डाकुलम है और कोल्लम है। क्या है? कोल्लम। ये जो राज्य अरे जिले हैं, इन जिलों में खास करके रबड़ की खेती बहुत पर्याप्त मात्रा में की जाती है। और वैसे केरल पूरे भारत में सर्वाधिक रबड़ की खेती के लिए जाना जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। और इस प्रकार से आज की प्रैक्टिस श्रृंखला का यह लास्ट प्रश्न था। और इसी के साथ आज का हम यह एपिसोड समाप्त करते हैं और हम लोग कल पुनः एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।